इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर बायोलॉजी में, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को ज्यादा हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखो। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। इसमें जो जानदार है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करने के अमल को, जो अपने तरह के बच्चे हो, यानी इंसान का बच्चा इंसान ही होगा और ये प्रोड्यूस करेगा। ये सर्वाइवल के लिए इंतहाई जरूरी है। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, अगर ये दुनिया से खत्म हो जाए तो सर्वाइवल ऑफ स्पीशी खत्म हो जाएगा। एक स्पीशी अभी तक इसलिए है क्योंकि वो अपने बाद अपने जाननशीन को पैदा करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग का जरूरी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म फिर दुनिया से खत्म हो जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे, और हमें पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हाईली एडवांस है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। एडवांस इन द सेंस कि ये अपने बच्चों का इंतहाई प्रोटेक्शन करते हैं। एक जब एम्ब्रियो की शक्ल में पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर बच्चों का इंतहाई ख्याल रखा जाता है। इंतहाई एडवांस और प्रोटेक्टिव सिस्टम है। बाकी ऑर्गेनिज्म, जैसे किसी ने अंडा दे दिया और बच्चा अंडे के अंदर पैदा हो रहा है, तो बॉडी से आउटसाइड पैदा होता है और उसकी इतनी प्रोटेक्शन नहीं होती। जबकि ह्यूमन बॉडी में जो मदर है, उसकी इंतहाई प्रोटेक्शन न सिर्फ बॉडी के अंदर करता है, आफ्टर बर्थ भी बहुत ज्यादा केयर करता है। तो इस हवाले से जो ये सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, इंतहाई एडवांस है। अब इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ेंगे और फीमेल अलग पढ़ेंगे। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप सोचे तो चार हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया। एक इसमें टेस्टिस है, डक्ट्स है, ग्लैंड्स है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। दो टेस्टिस है, ऐसे छोटे छोटे। अगर हम ऐसे फ्रंट व्यू से देखें, सामने से देखें, तो हमें दो टेस्टिस नजर आएंगे, तो इसको अलग से पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ये गेमीट प्रोड्यूस करते हैं और ये गुनेट्स है, इसको गुनेट कहते हैं। फिर ये कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम है। इस टेस्टिस के अंदर भी और ये बाहर भी एक लंबा सा ये डक्ट सिस्टम है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स है। और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो आउटसाइड द बॉडी स्पर्म को लेके फीमेल बॉडी तक लेके जाता है। तो ये हम चार अलग अलग कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं टेस्टिस। टेस्टिस, एक को टेस्टिस कहते हैं, आई से लिखो फिर टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस है, ये दो होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टेस्टिस होते हैं। द मेल गोनेड्स जिसको कहते हैं, लोकेटेड आउटसाइड द स्क्रूटम, इन स्क्रूटम। ये बॉडी से, एब्डोमेन से आउटसाइड होते हैं और स्क्रूटम के अंदर होते हैं। अब इसका फायदा ये है कि इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो राउंड अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉडी से कम टेम्परेचर होता है। तो कुदरत ने इसको बॉडी से बाहर बना के रखा है कि ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, वो गेन हो, इसलिए ये बॉडी से आउटसाइड है। स्क्रूटम इसके पर्दे को, इसका जो खास किस्म का स्किन है ऊपर, इसका नाम स्क्रूटम है। इस स्क्रूटम का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बाकायदा मूवमेंट करते हैं। ये टेम्परेचर रेगुलेशन में इंतहाई अहम है। जैसे सर्दियों में इसका साइज कम हो जाता है स्किन का, ये स्किन जो है ये बाकायदा मूवेबल है। और फिर गर्मियों में ये स्किन की जो साइज है वो बढ़ जाता है और ये फैल जाता है। तो ये खास किस्म का एक स्किन है जिसका नाम, इस पाउच का नाम स्क्रूटम है। एक टेस्टिस का वजन 25 ग्राम है राउंड अबाउट। और लॉब्यूल जो है, अच्छा, अब इस टेस्टिस को, अगर हम इस एक टेस्टिस को उठा के इसके अंदर देखें तो सबसे बाहर इसका क्या है, स्क्रूटम। स्क्रूटम के आगे फिर ये ब्लू वाला जैसे क्या है, ये टेस्टिस है। तो इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लॉब्यूल्स है, और वो कितने हैं, 250 to 300 लॉब्यूल्स है। और इसी लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ऐसे जो रेड रेड बनाए हैं इसके अंदर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक लॉब्यूल के अंदर 1 to 4 होते हैं। इसके अलावा लेडिक सेल भी जगह जगह पड़े होते हैं। लेडिक सेल का काम यह है कि ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन करते हैं, जबकि सर्टुली सेल है, इसके अंदर सर्टुली सेल भी है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसी के अंदर है एक्चुअली ये सर्टुली सेल। और इसका काम जो है वो स्पर्म की नरिशमेंट, जो खासतौर पर स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पढ़ेंगे तो एक स्टेप उसमें स्पर्मेटिड है, तो स्पर्मेटिड का जो नरिशमेंट है वो ये करवाता है, प्लस इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और इनहिबिन का काम है रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करना। तो इनडायरेक्टली सर्टुली सेल का काम ये हुआ कि ये रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया टेस्टिस के हवाले से बात। अब टेस्टिस के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पढ़े, जो छोटे छोटे, कभी एक, कभी 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ अंदर, ये रेड रेड, ये ट्यूब्यूल क्या करता है, इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है और ये फिर इसको आगे लेके जाएगा। तो ये भी एक डक्ट हुआ, लेकिन ये वो वाला डक्ट है जो अंदर लॉब्यूल के अंदर पड़ा है, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। आगे बाकी जो डक्ट सिस्टम है इसका, वो उसमें ये नाम है, वासा एफरेंशिया, इपिडाइडिमस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा।
अब इसको समझते हैं ये कहां से कहां तक जाते हैं। तो पहले इसी वाले डायग्राम में देखते हैं। टेस्टिस तो हमने देख लिया अंदर से कि टेस्टिस में क्या बना, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गए। अब ये स्पर्म आगे जाके इसी के अंदर अवर डक्ट है, एक डक्ट ये लाब्यूल से डायरेक्ट बाहर जाता है जिसका नाम है वासा एफ्रेंशिया। अब ये वासा एफ्रेंशिया हर एक से निकलेगा, हर एक लाब्यूल से वासा एफ्रेंशिया निकलेगा और कहां पे लेके जाएगा इस स्पर्म को, एपिडाइडिमस के अंदर। एपिडाइडिमस आगे एक कॉइल ट्यूब है, ये पूरा एक कॉइल ट्यूब है, बहुत बड़ा है। इसको अगर अनकॉइल किया जाए और लंबा किया जाए तो ये 6 मीटर तक बन जाता है। और इसका जो मेन काम है ये है कि ये टेम्पररी स्पर्म को स्टोर करता है। वहां पे ये थोड़ा सा जो इसका स्विमिंग पावर है कि ये मोटाइल हो जाते हैं और यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होते हैं। फिर इससे आगे जाके एपिडाइडिमस से आगे जाके जो डक्ट है उसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के जरिए ये फिर बाहर निकलेगा। तो वास डिफरेंस इसी वाले डायग्राम में वाजे है कि टेस्टिस के बाहर जो लंबा सा ट्यूब है जो ऊपर जाके यूरेटर से होके आएगा, ये लंबा ट्यूब क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म आएगा और जब ये ब्लैडर तक पहुंचेगा, ब्लैडर के पास से गुजरेगा, तो यहाँ पे एक सेमिनल वेसिकल नाम का ग्लैंड है जो इसको क्या देगा, अपना सिक्रीशन देगा। फिर ये स्पर्म आगे जाके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे गुजरेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन इसको दे देगा। और फिर आगे जाके एक और ग्लैंड यूरेथ्रा के अंदर है जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड, ये अपना सिक्रीशन फिर उसको देगा और ये इसी यूरेथ्रा के जरिए फिर बाहर निकलेगा। स्पर्म बाहर या फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा, किसके थ्रू, इसी यूरेथ्रा के थ्रू। और इस ओवरऑल ऑर्गन को, यूरेथ्रा प्लस ये ऊपर का जो स्किन और जो मसल है, इस पूरे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कहते हैं पेनिस। तो ये पूरा ऑर्गन हुआ पेनिस, इसके अंदर हुआ यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में दो काम हो गए, एक तो इससे यूरिन भी पास आउट होता है, इस ब्लैडर में जो यूरिन बनता है वो यहां से गुजर के जाता है। और एक तो जब स्पर्म आता है तो वो भी यहाँ ब्लैडर के नीचे यहाँ यूरेथ्रा के साथ शामिल हो जाता है। किस पॉइंट पे, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो यूरेथ्रा है, इसको हम दो नाम कह सकते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं। यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ से दो चीजें गुजरते हैं, स्पर्म भी गुजर जाता है, सीमन। अभी हम इसको सीमन कहेंगे। पहले स्पर्म पैदा हुआ, आगे जाके ग्लैंड के जो सिक्रीशन इसके साथ जब शामिल हो गए तो फिर हम इसको सीमन कहते हैं। तो हमने डक्ट सिस्टम में ये पढ़ा कि एक तो वासा एफ्रेंशिया है, ये 10 to 20 नंबर है। और वासा एफ्रेंशिया कहां पे है, ये अंदर लॉब्यूल से जो डक्ट निकलेगा वो वाला है। फिर आगे एपिडाइडिमस से हमने कहा कि हाईली कॉइल है, अगर हम इसको लंबा करें तो ये 20 फीट या 6 मीटर तक बन जाता है। फिर वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस इसको अवे लेके जाएगा। तो वास डिफरेंस यहां से फिर देखो तो और आसान लगेगा। वास डिफरेंस का काम ये है कि फिर इस सीमन को, या अभी तक तो ये स्पर्म है, यहां से आगे फिर सीमन हो जाएगा। तो जहां से ये सीमन हो गया ना, जहां से ये सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन इसके साथ शामिल हुआ, फिर इस डक्ट को भी यहाँ इस वास डिफरेंस को यहाँ पे हम फिर क्या नाम देते हैं, हम इसको इजैकुलेटरी डक्ट फिर कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहां लिखा वास डिफरेंस और फिर इजैकुलेटरी डक्ट का भी जिक्र करो कि ये इस ग्लैंड से आगे इस ग्लैंड तक, यानी सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड तक जो डक्ट है वो इजैकुलेटरी डक्ट है। और इनमें फिर हुआ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी हमने कहा, ये आगे फीमेल बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा और जो सीमन है वहां पे ये पोर करेगा। तो ये डक्ट्स हो गए इसमें। अच्छा, फिर हमने आगे आगे इसमें ग्लैंड्स भी पढ़े। आप ऐसे हेडिंग लिखो, एक्सेसरी ग्लैंड। तो दो किस्म के ग्लैंड की जिक्र हमने की, एक सेमिनल वेसिकल था, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड था, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड, दो नाम है इसके। तो देखो ये वाला जो ग्लैंड है, ये ग्रीन वाला, ये सेमिनल वेसिकल है। पहले इसके साथ ये सिक्रीशन देगा स्पर्म को, फिर आगे जाके प्रोस्टेट ग्लैंड है, और फिर आगे जाके यूरेथ्रा के अंदर बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड है। तो ये तो हो गई इसकी एनाटमी, आपने प्लेस, इसका लोकेशन आपको पता लग गया। अब ये देते क्या है स्पर्म को, तो सेमिनल वेसिकल असल में अल्कलाइन फ्लूइड है, इसकी पीएच जो है वो ज्यादा है। वेसिक्यूलेस एंजाइम इसके अंदर होता है, वो कागुलेटिंग एंजाइम है। ये जो सीमन है ये जब बॉडी से रिलीज होता है तो कुछ देर के लिए ये इन द फॉर्म ऑफ कागुलेशन ऐसे एक दूसरे के साथ रखता है ताकि स्पर्म ज्यादा वक्त तक जिंदा रख सके। तो ये वेसिकुलेज ये काम करता है। फ्रक्टोज इसके अंदर होता है, ये स्पर्म के लिए खुराक है। शुगर है, स्कॉर्बिक एसिड है, ये भी न्यूट्रिएंट्स है। और प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम आगे हम फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ेंगे। इसके दो काम है, एक तो ये एंटीकागुलेंट है, विस्कोसिटी को डिक्रीज करता है असल में। तो वहां पे जो सर्विक्स है और वहां पे जो म्यूकस का प्लग है वो इंतहाई थिक होता है, तो उसको थिन करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन है। और दूसरा इसका मेन काम जो है वो रिवर्स पेरिस्टालसिस करवाता है, तो उसकी वजह से जो स्पर्म है वो आगे एक तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर उस नेक्स्ट वाला जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो बड़ा वाला ग्लैंड है, ये आपने अक्सर सुना होगा कि जो ओल्ड एज है मेल में तो ये बड़ा हो जाता है। तो जब ये बड़ा हो जाता है और इसका इन्फ्लेमेशन होता है तो फिर जो यूरिन है वो भी, उसकी भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है और यूरिन जो है वो उसकी रिटेंशन हो जाती है और बंदा यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, वो इसलिए कि ये ग्लैंड बड़ा हो जाता है। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके अंदर मिल्की एसिडिक फ्लूइड है कंटेनिंग सिट्रेट, जिसके अंदर सिट्रेट है और हायालुरोनिडेज है, ये एंजाइम का नाम है। और ये एंजाइम आगे हेल्प करता है एक के पेनिट्रेशन में। तो एक ये इसमें एंजाइम होता है, कुछ खुराक होता है। फिर आगे जाके यूरेथ्रा के अंदर बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड है, पी शेप्ड ग्लैंड है छोटा सा ये वाला।
ये यूरेथ्रा के अंदर है। और ये क्या काम करता है, ये यहाँ यूरेथ्रा के अंदर अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। अगर बंदे ने यूरिन पास आउट किया है तो यूरिन एसिडिक है, अब यहाँ से स्पर्म गुजरेगा, स्पर्म के लिए एसिडिटी जो है वो खतरनाक है, तो ये क्या करता है, ये आगे उस रास्ते को अल्कलाइन बना देता है, और कुछ इसमें म्यूकस होता है तो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो सिक्रेटिक म्यूकस जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है, एंड अल्कलाइन फ्लूइड, और अल्कलाइन फ्लूइड जो एसिडिटी है आगे उसको कम करेगा। अब हमने तो स्पर्म की जिक्र बार बार की, अब सीमन क्या चीज है, तो सीमन असल में व्हाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। ये जितने भी 3 ग्लैंड थे, इसका सिक्रीशन प्लस स्पर्म, ये सारा मिलके क्या बनाता है, ये सीमन बनाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि जो बॉडी से आउटसाइड, मेल के बॉडी से आउटसाइड जो ये निकलता है, ये असल में सीमन होता है, या जो मेल फीमेल बॉडी के अंदर इजाकुलेशन के दौरान पुअर करता है, वो स्पर्म उसके अंदर एक पार्ट है, ये पूरा जो लिक्विड है वो सीमन है। और ये पर इजाकुलेशन एक दफा एक मेल कितना सिक्रीट करता है, 2 to 5 ml, यानी 2 से 5 ml तक नॉर्मल होता है अगर सीमन इतना हो तो। इस सीमन का पीएच जो है 7.2 से 7.6 होता है, यानी स्लाइटली अल्कलाइन। और 20 to 150 मिलियन, ये 20 मिलियन है, 20 मिलियन से 150 मिलियन स्पर्म पर ml होता है। यानी अगर आप 1 ml सीमन के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा स्पर्म है, बहुत ज्यादा स्पर्म है इसके अंदर, और 400 मिलियन तक पर डे प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक मेल स्पर्म को। तो अगर इससे कम हो, इसमें 20-25 मिलियन से कम हो, तो फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने ये पढ़ा जो रिप्रोडक्शन को मैंने समझाया कि वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो लिविंग थिंग है वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं। फिर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, हम मेल को अलग पढ़ते हैं और फीमेल को फिर अलग पढ़ेंगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके 3-4 कंपोनेंट हमने पढ़े, टेस्टिस, डक्ट्स, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। टेस्टिस के अंदर हमने ये पढ़ा कि ये 2 टेस्टिस होते हैं, बॉडी से आउटसाइड होते हैं, और ये बॉडी से इसलिए आउटसाइड है कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से राउंड अबाउट 2 डिग्री कम होता है, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो कुदरत ने इसको बॉडी से बाहर बना के रखा है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आसानी के साथ हो। अब ये जो टेस्टिस है, इसका वजन भी हमने लिखा है कि राउंड अबाउट 25 ग्राम है। अब इसको अगर हम अंदर से देखें टेस्टिस को, तो इसके बाहर क्या है, स्क्रूटम है, ये एक खास किस्म का स्किन है, स्पेशलाइज है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर जो टेस्टिस है उसमें लॉब्यूल्स है, 250 to 300 लॉब्यूल्स है, और इस लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टुली सेल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर यहाँ पे लेडिक सेल है। लेडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, और सर्टुली सेल जो है वो इनहिबिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को ये कंट्रोल करता है। फिर हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म। तो अब डक्ट सिस्टम के जरिए ये आगे जाएगा। तो ये जो पहला डक्ट है वो वासा एफरेंशिया है, ये टेस्टिस के अंदर है, और वासा एफरेंशिया बहुत सारे हैं, ये वासा एफरेंशिया 10 से 15 तक होते हैं। ये कलेक्ट करेगा स्पर्म को, और आगे एपिडाइडिमस, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब पड़ा है एपिडाइडिमस, इसको अगर आप लंबा करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 6 मीटर यानी 20 फीट तक बन जाएगा, तो बहुत बड़ा एपिडाइडिमस है। फिर एपिडाइडिमस के अंदर स्पर्म आर्जी तौर पे स्टोर होता है, इसके अंदर ये कुछ जो इसके अंदर एबिलिटी होती है मोटिलिटी की वो गेन करता है, और थोड़ा सा मेच्योर होकर फिर आगे जाके ये रिलीज होगा जब बॉडी को ऐसे सेंसेशन आ जाए कि अभी आपने इसको रिलीज करवाना है, यानी ड्यूरिंग सेक्स ये रिलीज होता है। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं तो वासा डिफरेंस, ये वास डिफरेंस एक और ट्यूब है जो कि टेस्टिस के बाहर आता है, तो ये वास डिफरेंस के जरिए फिर आगे जाता है। वहां ब्लेडर के पास एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, वो इसको कुछ फ्लूइड दे देते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड है जिसके अंदर वेसिकुलेस एंजाइम भी है, और उसी फ्लूइड और एंजाइम इसके साथ जब शामिल हो जाता है तो आगे जब ये इस डक्ट में जाता है तो इस डक्ट को हमने फिर इजैकुलेटरी डक्ट का नाम दे दिया। फिर ये आगे गुजरेगा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से, और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको और सिक्रीशन देगा जिसमें एंजाइम भी है, और कुछ एसिडिक और सिट्रेट और एस्कॉर्बिक एसिड ये चीजें इसको देगा। फिर जब ये अपना सिक्रीशन देगा तो ये यूरेथ्रा के अंदर आएगा, ये वो यूरेथ्रा है जहां से यूरिन भी पास आउट होता है, तो इसीलिए इस यूरेथ्रा का नाम यूरेनोजेनिटल ट्रैक है। अब यूरेथ्रा के अंदर जब आया तो यहाँ पे इससे पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है, ये इसलिए पहले सिक्रीट होता है कि आगे आगे जाए, और आगे अगर यूरिन की वजह से एसिडिटी है इस रास्ते में तो उसको खत्म करे, और ये जो अभी बाहर निकला ये पूरा मवाद जो है इसका नाम क्या है, सीमन। अब इसको हम स्पर्म नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें आगे शामिल हुआ बहुत सारा सिक्रीशन, तो इसीलिए सीमन को हमने कहा व्हाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। ये स्पर्म्स भी है, स्पर्म सेल, और इसके अलावा ये सिक्रीशन है किस चीज के, एक्सेसरी ग्लैंड्स के। 2 to 5 ml फॉर इजैकुलेशन ये सिक्रीट होता है, 7.2 to 7.6 जो है इसका पीच है। अराउंड अबाउट 400 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं पर डे एक मेल के अंदर, और यहाँ पे ये पर ml का लिखा है, आप अपने किताब वाला लिखो 20 मिलियन to 150 मिलियन स्पर्म्स पर ml, ये 2 to 5 ml है, ये पर ml की बात हो रही है। तो ये था रिप्रोडक्शन। होप मैंने ये टॉपिक आपको समझाया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।